जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर 6। इसका हमने पार्ट 1 पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। तो जो छठा चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसके हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए, 51वां प्रश्न है, क्षुद्र आंत यानी कि छोटी आंत में वसा किस रूप में होता है? तो इसका उत्तर है बड़ी गोलिकाओं के रूप में। 52वां प्रश्न है, बड़ी वसा गोलिकाओं को खंडित कौन करता है? यानी जो वसा होती है वो गोलिकाओं के रूप में होती है, उसको कौन तोड़ता है छोटे टुकड़ों में? इसका उत्तर है पित्रस। और पित्रस जो है वो यकृत से स्रावित होता है दोस्तों। 53वां प्रश्न है, अग्नाशय किस रस का स्रावण करता है? इसका उत्तर है अग्नाशयिक रस का। 54वां प्रश्न है, अग्नाशयिक रस में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका उत्तर है ट्रिप्सिन एंजाइम। देखिए दोस्तों, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। 55वां प्रश्न है, अग्नाशयिक रस में वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? इसका उत्तर है लाइपेज एंजाइम। तो दोस्तों, अग्नाशयिक रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन के पाचन के लिए है, और दूसरा है लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करता है। 56वां प्रश्न है, क्षुद्र आंत यानी कि आंतररस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को किस में बदल देते हैं? तो दोस्तों, छोटी आंत में आंतररस पाया जाता है, उसमें एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को किस में बदल देते हैं? अमीनो अम्ल में। और कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देते हैं? ग्लूकोज में। वसा को बदल देते हैं वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। और जो छोटी आंत होती है दोस्तों, वही भोजन का पूर्ण पाचन स्थल है, लगभग पूरा भोजन ही वहीं पाचित होता है। तो 57वां प्रश्न है, क्षुद्र आंत में उपस्थित अंगुली जैसे प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, उसको बोलते हैं दीर्घरोम। जो छोटी आंत होती है यानी कि क्षुद्र आंत होती है, उसके अंदर की साइड उंगली जैसी संरचनाएं उभरी हुई होती हैं, उनको हम बोलते हैं दीर्घरोम, जो कि भोजन के अवशोषण के लिए एक सतह उपलब्ध कराते हैं। 58वां प्रश्न है, दीर्घरोम में किसी बहुतायत होती है, इसका मतलब है किसकी बहुतायत होती है जो भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है रुधिर वाहिकाएं। जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो दीर्घरोम में बहुत मात्रा में होती हैं, और दीर्घरोम से ही जो भोजन के कण होते हैं वो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच पाते हैं। 59वां प्रश्न है, बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है जल का। तो छोटी आंत में जो है संपूर्ण भोजन पाचित कर लिया जाता है और वहीं पे उसका अवशोषण भी हो जाता है, और बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जिसमें जल का अवशोषण नहीं हुआ होता, उसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में। 60वां प्रश्न है, जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर क्या बनाते हैं? तो इसका उत्तर है दंत प्लाक। दोस्तों, जो जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के कुछ कण हमारे दांतों में फंसे हुए रह जाते हैं, तो धीरे धीरे जो खाद्य कण होते हैं उनके साथ जीवाणु मिलकर क्या बना देते हैं? प्लाक बना देते हैं, जिसको हम दंत प्लाक बोलते हैं। और जो हमारी लार होती है दोस्तों, वो क्षारीय होती है। जो दंत प्लाक होता है वो एक सतह बना लेता है दांतों के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी जो लार है वो दांतों तक नहीं पहुंच पाती, और धीरे धीरे हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका एक उपाय है कि भोजन खाने के बाद दंत मंजन जरूर करें, जिससे कि दंत प्लाक हट जाए। चलिए, 61वां प्रश्न है, ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो इसका उत्तर है 6। 62वां प्रश्न है, पायरुवेट में कितने कार्बन अणु होते हैं? इसका उत्तर है 3। 63वां प्रश्न है, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो दोस्तों, जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कहाँ बदल जाता है, यानी कि पायरुवेट में टूट जाता है, वो कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर है कोशिका द्रव्य में। 64वां प्रश्न है, पायरुवेट किस में बदल जाता है? तो इसका उत्तर है इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए दोस्तों, जो यीस्ट के अंदर किण्वन क्रिया होती है वो भी यही प्रक्रम होता है, उसमें भी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती हैं। 65वां प्रश्न है, किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए यह क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको अवायवीय श्वसन बोलते हैं।
66वां प्रश्न है, पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहाँ होता है? तो दोस्तों, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो होता है कोशिका द्रव्य में, लेकिन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 67वां प्रश्न है, पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देना कौन सा श्वसन कहलाता है? तो इसका उत्तर है वायवीय श्वसन। क्योंकि दोस्तों, जब पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होगा तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो इसलिए इसको बोलेंगे वायवीय श्वसन, यानी कि वायु में होने वाला श्वसन। 68वां प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मोचित होती है, यानी कि किस प्रकार के श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? इसका उत्तर है वायवीय श्वसन में। 69वां प्रश्न है, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट किस में बदल जाता है? तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल में। 70वां प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? इसका उत्तर है क्रैम्प। प्रश्न नंबर 71 है, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा किस अणु के निर्माण में प्रयुक्त हो जाती है? तो इसका उत्तर है एटीपी अणु। 72वां प्रश्न है, एटीपी अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किस कार्य में होता है? तो इसका उत्तर है पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि में। देखिए दोस्तों, जो हम भोजन खाते हैं उसका जो अंतिम उत्पाद है, अंतिम जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है एटीपी अणु के माध्यम से। जो भोजन है उसका लास्ट में क्या बन जाता है? एटीपी अणु बन जाता है, जो जरूरत पड़ने पर शरीर को ऊर्जा देता है। प्रश्न नंबर 73 है, किन जीवों की श्वास दर द्रुत यानी कि तेज होती है? तो दोस्तों, ये होती है जलीय जीवों की, क्योंकि जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जो जलीय जीव हैं उनको जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत हो पड़ती है, इसीलिए ही उनकी श्वास दर द्रुत होती है यानी कि तेज होती है। तो 74वां प्रश्न है, मछली में फेफड़े की जगह क्या होता है जिसमें रुधिर शुद्ध होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है क्लोम। मछली में क्लोम होता है जहाँ पर उसका रक्त शुद्ध होता है। 75वां प्रश्न है, मनुष्य की नाक में धूल, मिट्टी तथा दूसरी अशुद्धियों को रोकने के लिए क्या होता है? तो इसका उत्तर है महीन बाल और श्लेष्मा की परत। तो जो महीन बाल तथा श्लेष्मा की परत होती है वो हमारी नाक के द्वारा अंदर जाने वाली धूल, मिट्टी आदि के कणों को रोक लेती है। प्रश्न नंबर 76 है, कंठ में वायु मार्ग अवरुद्ध होने से बचाने के लिए क्या होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है उपास्थि के वलय। जो हमारा गला होता है, कंठ होता है, उसमें वलय टाइप की संरचना होती है जो इस नली को दबने से यानी कि अवरुद्ध होने से बचाती है और कंठ को सहारा प्रदान करती है। प्रश्न 77 है, फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कुपिका। जब हम श्वास लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है, जो हवा होती है, वो अंत में कुपिका के अंदर ही भर जाती है, जो कि एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है। और कुपिका के ही अंदर एक सतह होती है जिससे गैसों का आदान प्रदान रुधिर के अंदर होता है। तो प्रश्न 78 है, कुपिका की भित्ति में किन वाहिकाओं का जाल होता है? अभी हमने आपको बताया कि जो रुधिर है वो वाहिकाओं, जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनका जाल होता है कुपिका की भित्ति में, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान रक्त रुधिर के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 79, किसके अंदर गैसों का विनिमय होता है यानी कि आदान प्रदान होता है? तो इसका उत्तर है कुपिका में। 80वां प्रश्न है दोस्तों, श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सीलिया। देखिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसकी जो ये सीलिया होती है ये नष्ट हो जाती हैं, और ये सीलिया भी गंदगी को फेफड़ों में जाने से रोकती हैं। लेकिन सीलिया के नष्ट होने पर जो गंदगी है, जो धूल मिट्टी के कण हैं, वो सीधे ही फेफड़ों में चले जाते हैं, और उसकी वजह से जो कुपिकाओं की अंदर की परत होती है उस पर टार की पतली परत जम जाती है, जिससे गैसों का जो आदान प्रदान है वो सही से नहीं हो पाता और व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारियों से घिर जाता है। और ज़्यादा धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का रंग भी जो है वो काला या नीला पड़ने लगता है।
चलिए 81वां प्रश्न है, मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है? इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन। आप सबको पता ही होगा, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। प्रश्न 82 है, यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेगी? इसका उत्तर है लगभग 80 वर्ग मीटर। तो प्रश्न नंबर 83 है, रुधिर कैसा उत्तक है? इसका उत्तर है तरल संयोजी उत्तक। तो प्रश्न 84 है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्लाज्मा। प्लाज्मा की वजह से ही जो रक्त है, जो रुधिर है, वो तरल होता है। तो प्रश्न नंबर 85 है, प्लाज्मा किसका वहन करता है? तो इसका उत्तर है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का। प्रश्न नंबर 86 है, शरीर का पंप किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है हृदय। प्रश्न नंबर 87 है, हृदय कैसा अंग है तथा इसका आकार क्या होता है? इसका उत्तर है पेशीय अंग तथा यह मुट्ठी के आकार का होता है। प्रश्न नंबर 88 है, रुधिर कौन सी गैसों का वहन करता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 89 है, मानव हृदय कितने कोष्ठक में बंटा हुआ होता है? तो इसका उत्तर है 4, जिसमें 2 अलिंद व 2 नीले होते हैं। तो प्रश्न 90 है, रुधिर किस अंग में शुद्ध होता है? तो इसका उत्तर है फेफड़ा यानी कि फुफ्फुस। देखिए दोस्तों, जो रुधिर है वो हृदय में शुद्ध नहीं होता। हृदय केवल एक पंप की तरह काम करता है जो रुधिर को आगे की तरफ धकेलता है। जो शुद्ध होने का काम है वो होता है फेफड़ा यानी कि फुफ्फुस के अंदर। प्रश्न 91 है, हृदय के अंदर रुधिर को प्राप्त करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है आलिंदों द्वारा। तो अभी हमने आपको बताया कि हृदय के अंदर 2 आलिंद होते हैं जो शरीर के अंदर से आने वाला रुधिर है उसको हृदय के अंदर प्राप्त करते हैं यानी कि रिसीव करते हैं। तो प्रश्न नंबर 92 है, शरीर के अंदर रुधिर को पंप करने का काम हृदय के अंदर किसके द्वारा किया जाता है? जो दिल के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं वो पंप करने का ही काम करते हैं, उनको बोलते हैं नीले। और जो रुधिर को प्राप्त करने का काम करते हैं उनको बोलते हैं आलिंद। प्रश्न नंबर 93 है, हृदय के अंदर रुधिर के उल्टी दिशा में प्रवाह को कौन रोकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है वाल्व। जो हृदय के अंदर वाल्व लगे हुए होते हैं जो रुधिर की उल्टी दिशा को होने से रोकते हैं। प्रश्न 94 है, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रुधिर हृदय में कौन लेकर आता है? तो इसका उत्तर है महाशिरा। जो महाशिरा होती है वो 2 भागों में बंटी होती है। एक भाग शरीर के नीचे की तरफ जाता है और एक भाग शरीर से ऊपर की तरफ जाता है, और दोनों भाग आकर महाशिरा में खुलते हैं जिससे हमारे हृदय के अंदर अशुद्ध खून प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर 95 है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? तो इसका उत्तर है महाधमनी। प्रश्न नंबर 96 है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका उत्तर है 2। प्रश्न 97 है, मानव हृदय में रक्त 2 बार आता है इसलिए इसे कैसा परिसंचरण कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। प्रश्न नंबर 98 है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। जो हमारा हृदय है वो एक पंप की भांति कार्य करता है, इसलिए वह कुछ प्रेशर बनाकर रखता है जिसका दबाव जो है वो धमनी के ऊपर लगता है और उसको बोलते हैं रक्तदाब। प्रश्न नंबर 99 है, रक्तदाब किस में अधिक होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है धमनियों में, क्योंकि जो पंप करने वाले कोष्ठक होते हैं वो धमनियों से ही जुड़े होते हैं और धमनियों में हृदय से उच्च दाब पर रक्त आता है। प्रश्न 100वां प्रश्न है, धमनी के अंदर जब नीला संकुचित होता है तो कैसा दाब लगता है? संकुचित होना मतलब कंप्रेस होना या दबाव डालना। तो
वह होता है प्रंकुचन दाब, उसको बोलते हैं प्रंकुचन दाब। प्रश्न नंबर 101 है, नीले अनुशीतलन के दौरान कैसा दाब बनता है? यानी कि जब नीले अनुशीतल हो जाता है, यानी कि दबाव बनाकर वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, तब कैसा दाब बनता है? तो उसको बोलते हैं अनुशीतलन दाब। प्रश्न 102 है, सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है? तो इसका उत्तर है 120 mm, और ये पारा के द्वारा मापा जाता है। तो प्रश्न 103 है, सामान्य अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो इसका उत्तर है 80 mm। देखिए दोस्तों, अगर जो ब्लड प्रेशर है वो 120 mm से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई होना, और अगर 80 mm से कम होगा तो उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर कम होना। तो प्रश्न नंबर 104 है, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। प्रश्न 105 है, उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अति तनाव। दोस्तों, आज का पार्ट हमने कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी साइंस वन लाइनर सीरीज कैसी लग रही है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।